तो आज जो मैं जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, वैसे तो पूरा मनोविज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी साइकोलॉजी को आप जोड़ सकते हैं। और जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में बातें करता हूँ तो आपको कई बार लगता होगा कि हर चीज रिलीवेंट है हमारी पढ़ाई से, हर चीज रिलीवेंट है आपको बड़ा बनाने से, हर चीज रिलीवेंट है आपको एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनाने से। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो लर्निंग का एक ऐसा सिद्धांत है जिसको यदि आप अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, यदि आप अप्लाई करते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। और जो सक्सेस आपको मिल नहीं पा रही है वो बहुत जल्दी आपके पास आ सकती है। तो इस सिद्धांत को आप यूं मत समझिएगा कि आज सर हमें एडवर्ड टॉलमेन का एक अधिगम सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। आज आप ये समझिएगा कि सर एक जीवन का एक बहुत गजब का लेसन समझा रहे हैं। और इस लेसन को आज केवल यहां समाप्त नहीं करना है, यहां से सीख के और आज से मेरी दिनचर्या, कल से मेरी दिनचर्या और आने वाली परीक्षाओं की इस दौर में मुझे इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अप्लाई करना है। तो ये मेरा उद्देश्य है। मैं बहुत कम बातें आप लोगों की देख पाऊंगा, बड़े आराम से एकदम तल्लीन होकर इस सिद्धांत को समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। तो आज मैं बात करूंगा एडवर्ड टॉलमेन की। जब भी अपन एडवर्ड टॉलमेन की बात करते हैं, टॉलमेन कौन है? टॉलमेन नॉर्मली प्राचीन संज्ञानवाद में आता है। किसमें आता है? जब मैं अधिगम में बात करता हूं व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। व्यवहारवाद वो हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानवादी वो हैं, कहते हैं कि मानसिक क्रिया इंपॉर्टेंट है, आंतरिक कारक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एडवर्ड टोलमेन को प्राचीन संज्ञानवादी कहा जाता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडवर्ड टोलमेन व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को जोड़ देता है। 2018 ग्रेड फेस्ट में एक प्रश्न आया था कि ऐसा कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो व्यवहारवादी भी और संज्ञानवादी भी है? तो एडवर्ड टोलमेन का सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण है, याद रखना। बहुत गजब की बातें इसने बोली हैं। मतलब आप ये देखोगे कि इसको अप्लाई करना आप, और फिर आप मुझे बोलना कि धीर सर हम जिंदगी में बहुत बेटर नहीं कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि रियल साइकोलॉजी को आपने पढ़ा है और अप्लाई किया है, और मैं इसलिए बोलता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को नॉर्मली बोलता हूं, यदि मेरे से पढ़ने के बाद तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुमने मेरे से क्लास ली है पर तुमने अपने जीवन में उसको यूज नहीं किया है। यूज करोगे तो तुम बेहतर इंसान जरूर बनोगे, ये तय बात है। तो एडवर्ड टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, आराम से एक चीज को समझिएगा। यूट्यूब वाले बच्चे आराम से समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐप पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो एक एक चीज को समझिएगा। देखिए इसके नाम है। कोई भी सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले माइंड में मानचित्रण बनाओ कि सर एडवर्ड टॉलमैन आप पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये इतना महत्वपूर्ण है क्या कि आज आप यूट्यूब पे भी साथ ले रहे हैं और ऐप पे भी ले रहे हैं। निश्चित रूप से एडवर्ड टॉलमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप 2 साल के पेपर उठा के देखिए, 2022 ग्रेड फर्स्ट के, 2022 ग्रेड सेकंड के, ग्रेड थर्ड के और सीटेट के पेपर उठा के देखिए, आप डीएसएसबी के पेपर उठा के देखिए, केवीएस के पेपर उठा के देखिए, टॉलमैन पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसके इंपॉर्टेंस की वजह से। पहले इस पे प्रश्न बहुत कम आते थे, बट वर्तमान के इस दौर में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ये दो व्यक्ति हैं, कुर्ट लेविन और एडवर्ड टॉलमैन। दोनों को बहुत सीरियसली पढ़िएगा। मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, आराम से एक चीज को पढ़िएगा, याद रहे, समझिएगा इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत का नाम है चिन्ह अधिगम। कोई भी सिद्धांत पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि पूरा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? महत्वपूर्ण है। अब तक लगभग 35 से 36% आरपीएससी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे पढ़ना है? तो कैसे पढ़ने का मतलब यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है? बेसिकली प्रश्न जो यहां से पूछता है वो इसके लगभग नाम पे प्रश्न आते हैं। जितने भी इसके नाम हैं लगभग 6 से 7% नाम पे पूछे गए, तो सब नाम याद रखने। नंबर 2, इसकी किताब का नाम एग्जाम में आ चुका है, मतलब किताब इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इसने 4 कॉन्सेप्ट दिए। मोलार व्यवहार बनाम आणविक व्यवहार, लर्निंग का मतलब क्या है, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम क्या है, और मध्यवर्ती चरों को मनोविज्ञान में सबसे पहले महत्व देने वाला कौन था। ये चारों कॉन्सेप्ट समझने हैं। और अंतिम बिंदु यहां से यदि प्रश्न पूछेगा, ये पूछेगा कि इस सिद्धांत का अपन शिक्षा में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यद्यपि इसने अधिगम के 6 प्रकार भी बताए, बट उन पे आज तक कोई प्रश्न नहीं आया। मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूं, समझिएगा। सिद्धांत का नाम है चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग थ्योरी। चिन्ह अधिगम क्यों बोला गया है? क्योंकि जिंदगी में ये कहता है संकेत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि लाइफ में आपको संकेत सही मिल गए ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपको कहीं जाना था और आपने पूछा कि भाई साहब मेरी मौसी यहाँ पे रहती है, आप रास्ता बता सकते हैं? वो इस गांव में रहती हैं, इस गांव जाने का रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा कि यार आप बाएं से मुड़ के दाएं मुड़ जाना, और वहां से जो सीधी रोड आएगी वो आपके मौसी के घर जाएगी, या आप इस गांव जाएगी। एक आदमी सही था, उसने सही संकेत बताए और आपने उन संकेतों को समझ लिया, सही जगह पहुंच जाओगे। लेकिन एक आदमी सुन में था,
तुम्हारी तरह, जिसको पता नहीं है कि वैकेंसी आ रही है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपने उससे पूछा कि भाई साहब कहाँ जाना है, मुझे ये बताएं ना। उसने कहा कि यार इधर मुड़ जाना, फिर उधर मुड़ जाना। उसने भी गलत बताया और आप भी गलत समझे और आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। लाइफ में संकेत का बहुत बड़ा रोल है। जिस इंसान को संकेत सही मिल गए, प्रतीक सही मिल गए और उनका अर्थ समझ गया, जिंदगी बदल जाती है। तो ये लाइफ में चिन्ह को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, यानी संकेत को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अव्यक्त अधिगम, ये प्रश्न बहुत बार आता है ग्रेड फेस्ट में। लेटेंट लर्निंग किसे कहा जाता है? लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब गुप्त अधिगम, कि ये कहता है कि आप सीखने को तब तक व्यक्त नहीं करते हो जब तक आपको उसके बदले में पुरस्कार नहीं मिलता है। ये कहता है सीखने में पुरस्कार और दंड दोनों की भूमिका है। यानी कि सीखना तब व्यक्त होता है जब आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। आप में से कई बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, पुरस्कार नहीं मिला, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं क्या हुआ? सर कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने पढ़ाई की, सर क्या मतलब निकला पढ़ाई का? मतलब वो लर्निंग व्यक्त ही नहीं हो रहा, आउटकम्स में नहीं आ रहा। तो ये अव्यक्त अधिगम इसलिए बोलता है। प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेंसी, ये कहता है आपसे समाज कुछ उम्मीदें करता है और हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं और उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है। तो ये प्रत्याशा के संदर्भ में। उद्दीपक, उद्दीपक सिद्धांत इसलिए बोला गया, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। यदि एच टेट वगैरह के पेपर देखें, एमपी टेट के पेपर देखें, उद्दीपक, उद्दीपक के सिद्धांत को कहा जाता है आपके एडवर्ड टॉलमैन के सिद्धांत को, क्योंकि ये एस को इंपॉर्टेंट मानता है कि उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है। ये कहता है एस महत्वपूर्ण है। उद्दीपक की पहचान सही कर लो, आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और उद्देश्यपूर्ण अधिगम ये कहता है हम जो भी व्यवहार करते हैं बिना उद्देश्य के कोई व्यवहार ही नहीं करेंगे। तो ये सब इसके नाम लिख लेना। चिन्ह अधिगम, अव्यक्त अधिगम, प्रत्याशा अधिगम, उद्दीपक, उद्दीपक सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम, ये चारों नाम आपके जहन में होने चाहिए। ये वो नाम हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके। स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये नहीं देखना आपको। आपको वही लेना है जो आपके लिए बड़ा यूजफुल है। तो ये नाम चिन्ह अधिगम, अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग, प्रत्याशा एक्सपेक्टेंसी, उद्दीपक, उद्दीपक सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम। इसकी किताब का नाम क्या है? परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। तो ये किताब ग्रेड फेस्ट में पूछी गई है। पूरे मनोविज्ञान में लगभग 14 या 15 किताबें आपको पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। 15 किताबों के नाम याद कर लो कि सर ये किताब एग्जाम में आती है, बस बहुत है, काम चल जाएगा। ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। ये किताब किसकी? एडवर्ड टॉलमैन की। इसने 1932 में ये सिद्धांत दिया था। इसने चूहे पे प्रयोग किया था। किससे प्रयोग किया था? चूहे पे इसने प्रयोग किया है। मैं समझाऊंगा, पूरा का पूरा समझिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा, याद रखना। ये बच्चा जो बार बार कह रहा है सर सेल हल का सिद्धांत, पढ़ा दूंगा, वैसे मेरा डाला हुआ भी होगा। ये मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, बाकी हल का सिद्धांत भी मेरा डाला हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब रमेश जी, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप जब पढ़ो ना तो तल्लीनता के साथ पढ़ा। वो सेकंड ग्रेड कब आएगी? मैंने कल परसों सेशन किया था, मैंने कहा चुनावी वर्ष से एक एक भर्ती आएगी, लेकिन तुम अभी तक केवल इनमें उलझे हुए हो, सर कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। ऐसे इंतजार करोगे तो कभी नहीं आएगी। जिस चीज का इंतजार करते हो ना, वो चीज आती नहीं है लाइफ में। जिंदगी भर इंतजार करते रहो, वो पता नहीं किसी और के साथ चली जाती है और हम इंतजार करते रह जाते हैं। इसलिए इंतजार मत करो, एक्शन लो, वर्क करो, अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो, इतनी मेहनत करो सही ढंग से कि वो जब भी आए ना तो किसी और की ना हो पाए, वो केवल आपकी हो पाए। अपने आप को इतना सजा लो, अपने आप को इतना डेकोरम मेंटेन कर लो, एक एक चीज क्लियर हो जाए। वो जब भी आपको देखे ना तो आपका वो आलिंगन कर ले, वो आपकी हो जाए। याद रखना, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात नौकरी की कर रहा हूं, बात वैकेंसी कर रहा हूं। तो रमेश जी थोड़ा सा ध्यान दें एक्शन के ऊपर, वैकेंसियों के चक्कर में मत रहो। ओके, ये नाम हो गए, देख लीजिएगा। अब देखना पहली चीज जो काम की बात है, पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, ठीक है ना, व्यवहारवाद, कंफ्यूजन दिमाग में हो रहा है, व्यवहारवाद, ठीक है ना, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिश्रण। ये प्रश्न ग्रेड फेस्ट में 2 बार रिपीट है, इसको याद रखिएगा। एकमात्र अधिगम सिद्धांत,
जो व्यवहारवादी भी है और संज्ञानवादी भी है। आपसे एग्जाम में केवल इतना ही पूछा गया है, कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी भी और कौन सिद्धांत संज्ञानवादी भी है। आपको याद रखना है कि टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी भी और संज्ञानवादी भी है। एग्जाम ओरिएंटेड बात यही है, ये ऑलरेडी प्राचीन संज्ञानवाद में आता है, लेकिन इसका सिद्धांत व्यवहारवाद की भी बात करता है, इसलिए दोनों का क्या है, मिश्रण है। अब एग्जाम ओरिएंटेड बात तो ये हो गई कि व्यवहारवाद संज्ञानवाद का मिश्रण। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानना चाहते हो कि सर और चीजें बताओ इसके बारे में, तो ये सिद्धांत जो है वो हार्मिक मनोविज्ञान को भी यूज करता है। हार्मिक मनोविज्ञान कौन था? जो मैकडूगल ने दिया था 14 मूल प्रवृत्ति वाला, नॉलेज की बात है। ये गत्यात्मक मनोविज्ञान की भी बात करता है। गत्यात्मक मनोविज्ञान किसने दिया था? वुडवर्थ ने, SOR अधिगम का सूत्र। ये गेस्टाल्टवाद की भी बात करता है, क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी अधिगम विधियों को अपने सिद्धांत में स्वीकार करता है, और ये मनोविश्लेषणवाद की भी बात करता है। ये किसकी बात करता है? मनोविश्लेषणवाद की भी बात करता है, तो फ्राइड की भी बात करता है। मतलब ये सब इसके अलग अलग पूरी सिद्धांत की थ्योरीज होगी। एग्जाम ओरिएंटेड बात ये है कि सर मुझे एग्जाम अकॉर्डिंग पढ़ना है, वांछित पढ़ना है, कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण। आपने कहा एडवर्ड टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी व्यवहारवाद संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण है। सर इसके अलावा किसका मिश्रण है? मैकडूगल का हार्मिक मनोविज्ञान, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान, समझ में आ गई, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद और गेस्टाल्टवाद, ये सब को भी ये शामिल करता है। लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा। आप केवल इतना याद रख लीजिएगा, कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों है, ठीक है ना? व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। आवाज का एक बच्चा कह रहा है आवाज सही नहीं आ रही। आवाज तो सही होगी मेरे अकॉर्डिंग। सभी के पास नहीं आ रही क्या आवाज? मैं तो पूरे जोर से बोल रहा हूँ। RPC फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम फरवरी में हो जाएगी क्या? बेटा देखो, विज्ञापन आ जाए अभी तो क्या पता इस साल भी करवा दें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपकी तैयारी तो पूरी किसी की है नहीं। पहले लेक्चर का विज्ञापन आ गया, अक्टूबर में एग्जाम है, लगभग लोग कह रहे हैं सर अक्टूबर में कैसे हो पाएगा, समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब हम पढ़ते हैं नहीं, भर्तियां हम सबको चाहिए, ठीक है। विज्ञापन आ जाए लेकिन सर एग्जाम में 6 महीने का टाइम मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सरकार डेली इतनी परेशान है तुम्हारी भर्तियों को लेकर, RPSC की इन सब भ्रष्टाचार को लेकर, कि वो चाह रही कि फटाफट भर्तियां करवा के उनकी एग्जाम डेट देके तुमको चुप रखा जाए। और गहलोत साहब ने तो इतना गजब का प्रोग्राम निकाला है, वीडियो कॉन्टेस्ट वाला, अधिकतर बेरोजगार तो उसमें व्यस्त हो गए, ठीक है ना। वो वीडियो बना रहे हैं, वो बढ़िया है एकदम से, क्योंकि दिमाग खाली बैठा रहता है, उससे अच्छा है कि वीडियो बनाओ, सरकार की योजनाओं के पुरस्कार जीतो। कम से कम ये फालतू दिमाग तो नहीं आएंगे, वैकेंसी कब आएगी, पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, तैयारी करेंगे नहीं करें, कम से कम उनमें लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम तो कर रहे हो। तो ये सवाल बड़े बेवकूफी भरे हैं, सर एग्जाम कब होगी, विज्ञापन कब आएगा, आपको क्या लगता है सर इस साल हो जाएगा क्या? अरे यार, ये बार लगता है कि गलत लोगों को गलत समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये कहता है अधिगम का अर्थ क्या है, समझिएगा। टॉलमैन के अकॉर्डिंग अधिगम का अर्थ याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ा रहा हूं। आप जब किताब में पढ़ेंगे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इस बार जो किताब आ रही है बहुत अलग अपडेट होके आ रही है, ठीक है ना। तो उस नई वाली किताब में मैं क्या डाल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं आपको। अधिगम का अर्थ क्या बताता है ये कहता है लर्निंग का मतलब क्या है टॉलमैन के अकॉर्डिंग, समझिएगा। लर्निंग का मतलब ये कहता है कि आपके सामने अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं। क्या आ रही हैं आपके सामने? अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं। ये सब आपके सामने परिस्थिति हैं। तो ये कहता है अधिगम का मतलब है आपके सामने जितनी भी परिस्थितियां आ रही है ना, उन परिस्थितियों में आप सही परिस्थितियों का चुनाव करते हुए और उनमें संबंध स्थापित कर लोगे, ये लर्निंग है। यानी इन परिस्थितियों में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना सीखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कह रहा है कि सीखना क्या है, आपके सामने जितनी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर लोगे, ये लर्निंग है। ये कहना चाह रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? सुनिएगा। इसने कहा, एक प्रयोग किया इसने, इसने प्रयोग किया भूल भुलैया पर। किसे प्रयोग किया? भूल भुलैया पर। ये भूल भुलैया है। ये क्या है? भूल भुलैया। जैसे तुम लोगों के सामने है कि सर क्या करें, पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, क्या करें। और इसने 2 चूहे लिए। इसने क्या लिए? 2 चूहे लिए। एक चूहा लिया ए चूहा, दूसरा लिया बी चूहा। ये कहता है कि जो ए चूहा था वो ठीक था। 2 चीजें, इसमें 2 निहितार्थ हैं। अधिगम का मतलब क्या है? इसके सामने बहुत सारे रास्ते हैं,
लेकिन इसको सही रास्ते का चुनाव करना है, और सही रास्ते का चुनाव करेगा तो ये अनाज के दानों तक पहुंच जाएगा, वरना नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब देखना, ए जो चूहा है वो इंटेलिजेंट है। कई बार मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंस से कुछ नहीं है। नौकरी लगने के लिए आईक्यू होना जरूरी नहीं है, नौकरी लगने के लिए ईक्यू का होना बहुत जरूरी है। स्टेमिना, पेशन, ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, सही अवसर के अकॉर्डिंग सही एक्शन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और केवल आईक्यू से काम नहीं चलता है। तो ए जो चूहा इंटेलिजेंट है, और इस ए चूहे ने 15 मिनट में रास्ता खोज दिया। बी जो चूहा था वो एवरेज था, लेकिन इसने रास्ता खोजा 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। ए चूहे ने रास्ता खोजा भूल भूले में 15 मिनट में, मतलब इंटेलिजेंट तो है। बी चूहे ने रास्ता खोजा 30 मिनट में, लेकिन हमने ए चूहे को कुछ भी नहीं दिया रास्ता खोजने पर भी। लेकिन जैसे बी चूहे ने रास्ता खोजा, हमने इसको पुरस्कार दिया। क्या दिया? पुरस्कार दिया। क्या कहना चाहता है ये? कि ए चूहे ने रास्ता खोजा 15 मिनट में, बी चूहे ने रास्ता खोजा 30 मिनट में, पुरस्कार किसको मिला? बी को मिला। जब अगले दिन ए और बी चूहे को दोबारा बंद किया गया, तो हमने देखा ए चूहा जो है उसको अगले दिन 30 मिनट लगे रास्ता खोजने में, जबकि पहले दिन कितने लगे थे? 15 मिनट। बी चूहे को अगले दिन केवल 9 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? 9 मिनट। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहता है सीखने का मतलब ये है कि आप तभी उसको व्यक्त करते हो, आप उन परिस्थितियों में तभी सही संबंध स्थापित करते हो, या आप लर्निंग को तभी व्यक्त करोगे जब आपको पुरस्कार मिलेगा। यदि आपने कोई क्रिया की और उसके बाद आपको पुरस्कार नहीं मिला, तो आप उस सीखने को गुप्त कर लोगे, छुपा लोगे, यानी अव्यक्त कर लोगे। समझ में आ रहा? लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना तभी व्यक्त होता है जब आपको पुरस्कार मिलता है। आपने बहुत मेहनत की, आपने ग्रेड फेस्ट का दिया, रिट का दिया, 50,000 की भर्ती में दिन रात मेहनत की, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। याद रखना, तुम्हारा उत्साह खत्म हो जाएगा। रास्ता तुम्हें पता है, तुमने किताबें पढ़ रखी हैं, कंटेंट तुमने तैयार कर रखा है, हर चीज तुमने पढ़ रखी है, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? एचयूए जैसी। क्या होता है? पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? मैंने ग्रेड थर्ड में इतनी मेहनत की, मैंने घर छोड़ दिया सर, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया सर, सर मैं अपने पिता के खिलाफ जाके पढ़ी थी सर, सर मैंने कर्जा लेके मेहनत की थी, अब मेरा कोई मतलब नहीं है सर। यानी तुम्हारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी स्थिति किसके सामने हो गई? ए चूहे के समान। बी चूहा एवरेज था, इसने कुछ चीजें पढ़ी, 30 मिनट लगे, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। अब ये बी चूहा अगली बार और तेज गति से दौड़ेगा, अगली बार और तेज गति से दौड़ेगा। ये बी चूहा तुमसे कमजोर था, लेकिन ये ग्रेड थर्ड में लग गया, फिर ग्रेड सेकंड में लग जाएगा, फिर ग्रेड फर्स्ट में लग जाएगा, आरएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा। जिंदगी में आईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरस्कार, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। इस बी चूहे को मोटिवेशन मिला, और इसका कॉन्फिडेंस ये हो गया कि सर ग्रेड थर्ड लग सकता हूं ना, तो ग्रेड फर्स्ट भी छोड़ दूं, चेप दूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लग जाऊंगा, सर आईएएस भी बन सकता। समझ रहे हैं गेम किसका है? कॉन्फिडेंस। मैं बार बार कह रहा हूं, तुमने मेहनत की है, कोई बात नहीं है तुम्हें रास्ता सही नहीं मिला, गलत रास्ते पे चले गए थे, पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन याद रखना अपने अंदर ये ए वाली उत्साहहीनता मत ले आना, वरना तुम्हारी पूरी मेहनत जो तुमने 2 साल, 4 साल, 5 साल की है, ये व्यर्थ चली जाएगी। ये यही कह रहा है, काम की बात क्या है, सीखना क्या है? सीखना है आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, उनमें से सही क्या है, उन चीजों को पकड़ो और फिर उनको करना सीख जाओ। और सीखने में जब पुरस्कार की भूमिका होती है, तो वो सीखना बड़ा फास्ट होता है। अब जैसे बी चूहा था, इसने अगली बार रास्ता जल्दी क्यों खोजा? पहली बार तो इसको आइडिया नहीं था, लेकिन अगली बार इसने ये सीखा कि मैं बाईं तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, दाईं तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, सीधा जाऊंगा तो ये मिलेगा। और इसने अपने माइंड में क्या बना लिया? संज्ञानात्मक मानचित्र। एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ग्रेड थर्ड 2013 में, संज्ञानात्मक मानचित्र का कॉन्सेप्ट किसने यूज किया है? कोग्निटिव मैप। कोग्निटिव मैप का प्रयोग किसने किया है? तो संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होता है? जब आप अपने दिमाग में ये बना लेते हो कि सर मैं ये किताब पढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूँ, मुझे फर्स्ट पेपर में ये पढ़ना चाहिए, मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं करूंगा तो मुझे ये परिणाम मिलेगा, ये करूंगा तो मुझे ये परिणाम मिलेगा। कोग्निटिव मैप बनाओ।
मतलब माइंड में मानचित्रण बना लो कि मेरे लिए ग्रेड फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेड सेकंड इंपॉर्टेंट है, ग्रेड थर्ड इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस इंपॉर्टेंट है, डीएसएस भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको चुन लो। फिर आपने दिमाग में बनाओ कि मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए, ये पढ़ूंगा तो ये होगा, ये नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा। मतलब मैप बनाओ। यदि कोग्निटिव मैप तुमने बना लिया ना, तो तुम याद रखना इस बी चूहे की तरह हर बार जीतते जाओगे और एक दिन सबसे शिखर पे होगे। समझ में आ गया? एक छोटी सी लाइन लिख लो बस। अधिगम का अर्थ, ये मेरा समझाने का उद्देश्य था, पूरा माइंड में फिगर बन जाए। अधिगम का अर्थ क्या, लिख लो। सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में, सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। टेस्ट सीरीज दे सकते हो बेटा अरविंद, यदि आपको फायदा हो। टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए। आप हमेशा याद रखो बेहतर टेस्ट सीरीज चुनो। ऐसे नहीं कि लोग ऐड करते हैं, कोई भी करता है, ऐसे नहीं है। कई लोग एक ही प्रश्नों को, जैसे हमारे पहले हमारे पे टेस्ट सीरीज चला ली, फिर आप दूसरे पे चला ली, वही प्रश्न वहां रिपीट कर रहे हैं। तो क्वालिटी होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। आप किसी ऐसे टेस्ट सीरीज को चुनो जो रियल में बेहतर कंटेंट, अपडेट कंटेंट आता हो। बाकी देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। अधिगम का अर्थ क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करना अधिगम है। और इस अधिगम में संज्ञानात्मक मानचित्र की भूमिका होती है। अधिगम में किसकी भूमिका होती है? कोग्निटिव मैप। संज्ञानात्मक मानचित्र का मतलब समझते हैं आप? कि अपने को यह पता लग जाता है कि मैं इधर जाऊंगा तो ये होगा, उधर जाऊंगा तो ये होगा। मतलब ये होता है कोग्निटिव मैप। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का अधिगम में प्रयोग होता है, ये लाइन लिख लेना। अधिगम का अर्थ है विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना। अधिगम में संज्ञानात्मक मानचित्र योगदान देता है। और एक लाइन और लिखो तो लिखना, अधिगम में पुरस्कार की भूमिका होती है, मोटिवेशन की भूमिका होती है। इसलिए देव सिंह सर आपको इतना मोटिवेट करता है कि तुम ए चूहे की तरह उत्साह मत हार देना। मेहनत तुमने भी की है, तुम भी योग्य हो। बस ये है कि अगले प्रयास को जब करो ना, तो सटीकता के साथ करना, गलती नहीं करना। ओके, ए की तरह नहीं बनना है, बी की तरह बनना है, जीतना है हर हाल में। ठीक है, कोग्निटिव मैप बनाना है कि मैं जिस रास्ते पे चलूंगा उसमें जाना कैसे है, कौन सी चीजें को पे मुझे ध्यान देना है, किन संकेतों का मुझे प्रयोग करना है। ये अधिगम का अर्थ है। दूसरी लाइन लिखना, ये वर्ड आया था इस बार ग्रेड फेस्ट में, ध्यान देना। ग्रेड फेस्ट में प्रश्न आया था, बहुत से बच्चों को पता नहीं सर ये प्रश्न कहां से आ गया, जबकि किताब में मैंने जिक्र कर रखा है इस चीज का, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। एक शब्द इसने यूज किया है, एकीकृत। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एकीकृत बनाम। ये ग्रेड फेस्ट में आया था 2022 में, अभी जो एग्जाम हुई थी। एकीकृत बनाम आणविक उपागम, इसका प्रयोग किसने किया है? एकीकृत बनाम आणविक। एकीकृत का मतलब होता है मोलार, मोलार अप्रोच। और आणविक का मतलब होता है मोलिक्यूलर। ठीक है, मोलार क्या होता है और मोलिक्यूलर क्या होता है, समझिएगा। आपसे प्रश्न ही पूछा था ग्रेड फेस्ट में, एकीकृत बनाम आणविक उपागम से किसका संबंध है? तो एकीकृत इंटीग्रेटेड भी बोल दो या मोलार बोल दो और आणविक बोल दो, समझना। केवल नाम पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। मैं समझा रहा हूं आपको। ये कहता है एकीकृत। एकीकृत का मतलब मोलार। मोलार को मतलब आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, चैवरन। चैवरन का मतलब होता है उद्देश्य युक्त। जिंदगी में ये कहता है जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है वो जल्दी सफल होता है। इसी को इसने एकीकृत या मोलार शब्द बोला है। तो यहां जो एकीकृत का शब्द का यूज है ना, वो मोलार है। और मोलार का मतलब क्या होता है? उद्देश्य युक्त व्यवहार। इसने आणविक उपागम की बात नहीं की है। अब यहां जो प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है? इसने आणविक उपागम को माना है या एकीकृत उपागम को माना है? तो इसने मोलिक्यूलर उपागम को अस्वीकार किया है, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ठीक है ना। जो आणविक उपागम का मतलब क्या है? जो बिना उद्देश्य के व्यवहार करेगा वो आणविक उपागम है। जिसमें उद्देश्य निहित नहीं होता वो आणविक उपागम है। और एकीकृत उपागम का मतलब क्या है? जो उद्देश्य के साथ कार्य करता है वो ये उपागम। तो सिर्फ नाम याद रखना है कि इसने एकीकृत उपागम को स्वीकार किया है, मोलार उपागम को स्वीकार किया है, आणविक उपागम को अस्वीकार कर दिया। इस चीज को याद रखना, ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज, बस शॉर्ट में इतना याद रखना है, एकीकृत को माना है और आणविक को इसने इग्नोर किया है। ओके, ठीक है। तीसरी चीज समझिएगा आप, तीसरी चीज समझिएगा। तीसरी जो चीज है इसने बताई, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि चीजें सुनिएगा इसको। स्थान बनाम
अनुक्रिया अधिगम। स्थान समझते हैं, प्लेस वर्सेस लर्निंग रिस्पॉन्स। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम। अब इसने दोनों वर्ड यूज किए हैं, लेकिन ये मानता किसको है सबसे बड़ी चीज है। जैसे वहां एकीकृत उपागम को महत्वपूर्ण माना है, वैसे यहां किसको महत्वपूर्ण मानता है, याद रखना, अनुक्रिया को। साइकोलॉजी वाली न्यू बुक संगीता लगभग 15 दिन बाद में तैयार हो जाएगी, जो थ्योरी वाली बुक है। ऑब्जेक्टिव वाली आ चुकी है, उसको ले लीजिएगा, अच्छी किताब है वो। बट थ्योरी वाली में 15 दिन और लगेंगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं हम, लगभग इंग्लिश वर्जन सा निकाल रहे हैं। ठीक है, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, समझिएगा इसको बड़े आराम से समझना, रिलैक्स होकर। ये कहता है अनुक्रिया से इंपॉर्टेंट कौन है, स्थान है। कैसे? कैसे? आप में से कई बच्चे पूछते हैं, सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सर कितने घंटे पढ़ने से आरएस बन सकता है, कितने घंटे पढ़ने से ग्रेड फर्स्ट बना जा सकता है, सर कितने घंटे पढ़ने से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, सर कितने घंटे पढ़ने से सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो सकता है, सर कितने घंटे पढ़ने से ईएमआरएस में टीचर लग सकते हैं, सर कितने घंटे। मैं कहता हूं घंटे पढ़ना ही नहीं है यार, घंटे नहीं पढ़ना है। ये टॉलमैन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और ये सच है सबसे बड़ा। कभी भी जिंदगी में इस बात पे ध्यान मत देना कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की है, जिंदगी में इस बात पे ध्यान देना कि तुमने कितना अच्छा पढ़ा है, तुमने कितना क्वालिटी वाला पढ़ा है, तुमने कितनी गजब के कंटेंट को तैयार किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर 70% जनता 17 घंटे पढ़ रही है, 12 घंटे पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं है, रट रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, दुनिया भर के नोट्स किताबें, दुनिया भर की, आज ये किताब ले आए, आज वो किताब ले आए, इतना कंफ्यूजन। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कार्य, वर्क, मतलब वो आपका स्थान। स्थान मतलब, स्थान का मतलब क्या है कि मैं जो किताब पढ़ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आपने एक बकवास किताब ली, उसको दुनिया भर का पढ़ डाला, 20 बार रिपीट कर डाला, पर्सनली नहीं आए, रिस्पॉन्स बेकार गया ना। मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल इंसान एक प्लान करता है, वो सिर्फ 20 मिनट में प्लान करता है, और उस 20 मिनट के प्लान से वो $10,000 कमा लेता है। और एक मजदूर जो है वो 12 घंटे मेहनत करके और $3 $4 कमाता है। अनुक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थान इंपॉर्टेंट है, रास्ते महत्वपूर्ण है। जिस रास्ते को तुमने चुना है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहना ये चाहता है, आप रास्ता सही चुनो, रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने घंटे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ रहे हो वो महत्वपूर्ण है, वो जिस पे मेहनत कर रहे हो, वो जो पथ है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पथ इंपॉर्टेंट, रास्ते इंपॉर्टेंट। समझ गए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग मेहनत सब कर रहे हो, मैं नहीं कहता कोई नहीं कर रहा, अरे ऐसी मेहनत कोई काम नहीं देगी जो सही रास्ते पे नहीं होगी, इसलिए रास्ता सही चुनो। ठीक है ना? तो इसने कहा है अनुक्रियाओं की अपेक्षा रास्ते महत्वपूर्ण है, इस चीज को अपने माइंड में सेव कर लेना। यदि तुम्हें लाइफ में 1 साल में नौकरी लगनी है, तो इसको लिख लेना अपनी दीवार के ऊपर कि मुझे रास्ता बेहतरीन चुनना है, मुझे कंटेंट बेहतरीन चुनना है। चाहे मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा तो भी सिलेक्शन ले सकता हूं, लेकिन यदि मैंने बकवास चीजें पढ़ी, अनावश्यक चीजें पढ़ी, जिनका कोई मतलब नहीं है, तो वो मतलब ही नहीं है। सही जगह का चुनाव, सही कोचिंग का चुनाव मान लो, सही किताब का चुनाव मान लो, सही पढ़ने के तरीके का चुनाव मान लो, यानी आपका रास्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजाय कि रिस्पॉन्स के। इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, स्थान बनाम अनुक्रिया में स्थान को चुना है। और चौथी और अंतिम बात इसने बोली है, ये भी प्रश्न आया था, ये स्टेट में भी आया था, और अभी केवीएस का एग्जाम था उसमें भी आया था। मध्यवर्ती चरों को, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यवर्ती चरों को सबसे पहले मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? टॉलमैन है। साइकोलॉजी में मध्यवर्ती चरों की यदि किसी ने बात की है, वो एडवर्ड टॉलमैन। मध्यवर्ती चर क्या होते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे स्टीव जॉब्स अपनी जो आत्मकथा उसमें लिखता है कि भूख होनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, आज जयपुर वाली ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोल रहा था कि लाइफ में तलब होनी चाहिए। यदि जिंदगी में तलब नहीं है ना पाने की, तो चाहे मेरे से पढ़ लो चाहे किसी और से पढ़ लो, बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। तलब मतलब भूख होनी चाहिए। तो ये मध्यवर्ती चरों में भूख को स्वीकार करता है कि भूख जरूरी है। ठीक है ना? विभेदन,
डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत का अंतर करना, ठीक है। गामक या पेशीय कौशल, गामक कौशल, ये मध्यवर्ती चर है, ठीक है। आपकी आवश्यकताएं, पुरस्कार, ये मध्यवर्ती चर है, ठीक है। आवश्यकताएं मध्यवर्ती चर है। आपका विश्वास, बिलीफ, ये मध्यवर्ती चर है। आपका मूल्य, ये मध्यवर्ती चर है। ये सब इसने मध्यवर्ती चर माने। ये नहीं पूछा गया कि मध्यवर्ती चर कौन सा और कौन सा नहीं है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये 2-3 बार रिपीट किया गया है कि पहला मनोवैज्ञानिक जिसने साइकोलॉजी में मध्यवर्ती चरों को महत्वपूर्ण माना था वो कौन था? एडवर्ड टॉलमैन था। तो मध्यवर्ती चर कौन से होते हैं? भूख मध्यवर्ती चर होती है, विश्वास मध्यवर्ती चर होता है, मूल्य मध्य चर होता है, विभेदन डिस्क्रिमिनेशन मध्यवर्ती चर होता है, गामक कौशल जो भी अपने मोटर स्किल्स करते हैं, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, पुरस्कार को इसने मध्यवर्ती चर में माना है, आवश्यकता को मध्यवर्ती चर में माना है। आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड मध्यवर्ती चरों को साइकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? आप एडवर्ड टॉलमैन कर देना। पूरे टॉलमैन को सिर्फ आपको 5 या 7 मिनट में पढ़ना है। संकेत अधिगम, अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम, ये पांचों नाम। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन किताब का नाम। चूहे पे प्रयोग किया गया 1932 में। 4 कॉन्सेप्ट हैं। अधिगम का अर्थ क्या है? आणविक बनाम एकीकृत उपागम, मोलार व्यवहार को इसने महत्वपूर्ण माना है। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम में स्थान को महत्वपूर्ण माना है और मध्यवर्ती चर को। बाकी चाहे कुछ भी मत पढ़ना, ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। मतलब एडवर्ड टॉलमैन में ये चीजें काम की हैं। अब कुछ चीजों की अपना एक्स्ट्रा बात करें तो याद रख सकते हैं, इसने कहा है कि अधिगम के 6 प्रकार होते हैं। जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर आपने छोड़ दिया, बाकी इस बिंदु को इग्नोर कर सकते हो। और मैं हर क्लास में जिन बच्चों, जो ऐप के बच्चे हैं सुन लेना, आपकी हर क्लास में मैंने आपको बताया कि कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये हर जगह मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं 6 प्रकार पढ़ा तो इसलिए रहा हूं ताकि आपकी फीलिंग नहीं आए कि सर आपने तो ये चीज छोड़ दी, बाकी ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसने अधिगम के 6 प्रकार बताए, इनके नाम लिखो तो लिख लेना। एक होता है कैथेक्स, समझा दूंगा अभी मैं। दूसरा होता है समतुल्य विश्वास, बट इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। कैथेक्स, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, लिखो तो लिख लेना नाम नाम, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्र ज्ञान विधियां, क्षेत्र ज्ञान विधियां, ये इसने अधिगम के 6 प्रकार बताए, बस इनके नाम याद रखने, रखो तो। विभेदात्मकता, चालक, विभेदात्मकता, चालक, विभेदात्मकता, और 5वां गामक प्रतिमान, छठा गामक प्रतिमान, ठीक है ना। ये इसने अधिगम के 6 प्रकार बताए। सिर्फ नाम याद रखने हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। यदि आ सकता है भविष्य के अकॉर्डिंग तो ये एक वर्ड आ सकता है कैथेक्स। कैथेक्स शब्द का प्रयोग किसने किया है? टॉलमैन ने। और मैक्सिमम ये पूछ सकता है टॉलमैन से संबंधित अवधारणा है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आरपीएस में बहुत आते हैं। कैथेक्स का मतलब होता है चालक और लक्ष्य में संबंध। इसमें संबंध, चालक और लक्ष्य में संबंध, ये होता है कैथेक्स। जैसे आपका लक्ष्य है पानी पीना, तो चालक है प्यास। इन दोनों में जो धनात्मक संबंध है ना वो कैथेक्स है। आपका लक्ष्य है पानी पीना और चालक हो गया भूख, तो वो ऋणात्मक संबंध हो गया, ठीक है। तो चालक और लक्ष्य में जो धनात्मक और ऋणात्मक संबंध है उनको अपन बोलते हैं कैथेक्स बोलते हैं। समतुल्य विश्वास, इक्विवेलेंस बिलीफ। इक्विवेलेंस बिलीफ का मतलब ये होता है कि जो लक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध। सर मुझे ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना है, तो ग्रेड फर्स्ट टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजी ठीक बनानी है, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग तो कम से कम आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीजों में कॉम्बिनेशन बैठा के चलना है। तो आपको लगते तो आपका ग्रेड फर्स्ट है, लेकिन उसके साथ आपको छोटे छोटे उपलक्ष्य बनाने पड़ेंगे, और उन दोनों में जो संबंध स्थापित करोगे ना वो आपका है समतुल्य विश्वास। तो लक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध, ये समतुल्य विश्वास। क्षेत्र प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? फील्ड एक्सपेक्टेंसी। फील्ड एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि जिंदगी में छोटे रास्ते महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जरूरी नहीं कि आप हाईवे के ऊपर जाएं, कई बार गांव की छोटी छोटी पगडंडियां रास्ते में पहुंचा देती हैं। जिंदगी में छोटे छोटे, यानी विषय वस्तु को टुकड़ों में डिवाइड कर लो और फिर उनको पढ़ो। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ कि सर 2 दिन में मुझे ये कवर करना है, सर 4 दिन मुझे ये कवर करना है, सर एग्जाम चाहे ग्रेड फर्स्ट 2023 में क्यों नहीं हो, मैं
2 महीने में, 2.5 महीने में इतना गजब तरीके से पढ़ाई करूंगा कि मेरी लगभग चीजें कवर। ईएमआरएस कर रहे हो तो ऐसे करो, टुकड़ों में बांट लो। सर पेडागोजी ऐसे पढ़नी है, सर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी आएगी, एनसीईआरटी को तैयार करना है। सर ग्रेड फेस्ट में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मैं तैयार कर सकता हूँ। हिंदी तो बाद में हो जाएगी, करंट बाद में हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग को मुझे ध्यान देना चाहिए, जो ह्यूमैनिटी वालों के, आर्ट्स वालों को इंग्लिश थोड़ी सी मुझे पढ़नी चाहिए। और ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट भी लास्ट टाइम भी हो सकता है, और अभी भी चलो कुछ चीजें मैं देखना शुरू कर दूंगा। मतलब एक प्लानिंग के साथ टुकड़ों में बांट लो और उसके बाद करो। ये क्षेत्र प्रत्याशा है। क्षेत्र ज्ञान विधियां, इसमें आप जितनी भी मानसिक क्रियाएं यूज करोगे लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो जितनी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो क्षेत्र ज्ञान विधियां होती हैं। चालक विभेदात्मकता मतलब ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपके सामने ग्रेड फर्स्ट आ रही है, ग्रेड सेकंड आ रही है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आ रही है, आरएस आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर आ रखी है, पटवारी जूनियर अकाउंट, पता नहीं क्या क्या रखा है। आपको सही उद्दीपक का चुनाव करना है। मेरे लिए ज्यादा बेहतर क्या है, मेरी योग्यताएं क्या हैं, मेरे अकॉर्डिंग सर ये ज्यादा बेटर रहेगा, उसका एक चुनाव करें। और गामक प्रतिमान, मोटर स्किल आपके सीखने में मदद करते हैं, वो चाहे आपका लिखना हो, चाहे आपका बोलना हो, चाहे आपका चलना हो, ठीक है, ये सब भी आपके सीखने में मदद करते हैं। तो ये सब के इसने 6 प्रकार बताए, इनके हल्के से नाम देख लेना। अंतिम बिंदु इस टॉपिक का याद रखना, इनके नाम लिख लेना, ठीक है। अंतिम बिंदु, एडवर्ड टॉलमैन के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग करोगे तो कैसे करोगे। उसके बाद मैं यूट्यूब वाले बच्चों के कमेंट लूंगा, बस 2 मिनट इंतजार कीजिएगा, इसको समाप्त करते हैं अपन। उपयोगिता क्या है सिद्धांत की, समझिएगा। उपयोगिता क्या है सिद्धांत की। उपयोगिता पे एक प्रश्न आया है, मतलब एक एक चीज को याद करना है। कहां से, जैसे प्रकार में प्रश्न नहीं आया छोड़ दो, उपयोगिता पे एक प्रश्न आया है सर, इसमें देखना है। बाकी 4 कॉन्सेप्ट ढंग से समझने हैं, प्रकार ढंग से समझने हैं, वो नाम सब ढंग से याद करना है। उपयोगिता में याद रखना, ये कहता है लक्ष्य को परिभाषित करना चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें बच्चों के सामने क्या करना चाहिए, लक्ष्य को परिभाषित करो। मेरे से बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं कि सर मैंने अपने बच्चे को साइंस में उसके अच्छे नंबर थे और मैंने नीट की तैयारी के लिए छोड़ दिया, सीकर कोटा, 4 साल हो गए सर नीट नहीं हो रही है। आप मूर्ख इंसान है, याद रखना। आपने साइंस के नंबरों के आधार पे छोड़ दिया, गलत है। आप बच्चे को जब कैरियर बना रहे हो ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ग्रेड फर्स्ट, क्यों करना चाहिए ग्रेड फर्स्ट, क्यों नीट करना चाहिए, क्यों आईआईटी करनी चाहिए, क्यों तुम्हें ईएमआरएस करनी चाहिए। अब कई लड़कियां पूछती हैं सर ईएमआरएस की तैयारी कर लें। आप पहले समझो, ईएमआरएस की प्रिपरेशन करने का मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मैं उड़ीसा में मुझे पोस्टिंग मिल सकती है। नहीं सर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं उड़ीसा में, तो फिर तैयारी क्यों करो यार। मेरे वो जीवन से जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई है, मतलब परिभाषित करो अपने माइंड में, मेरे लिए सही है कि नहीं है। ईएमआरएस में आपको ऐसी जगह नौकरी करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी है कि आपने तैयारी शुरू कर दी, सिलेक्शन हो गया। विजन क्लियर करो, बच्चे के सामने क्लियर करो कि बेटा नीट ऐसे होती है, नीट में ये पेपर होते हैं, ऐसे समय लग सकता है, और उसके बाद तुम्हारे दूसरे ऑप्शन ये हो सकते हैं। ऐसे नहीं झोंक दो बच्चे को, कालिया कूद पड़ी हो मेला के मायने। बेटा ले उठा किताब, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर। फर्स्ट ग्रेड में मैथ आवई को नहीं, रीजनिंग आवई को नहीं, इंग्लिश आवई को नहीं, हिस्ट्री आवई को नहीं, स्कूल मैनेजमेंट आवई को नहीं, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होगा, फिर क्यों धकेल रहे हो आप। उद्देश्य परिभाषित करो बच्चे के सामने, ये ग्रेड फर्स्ट है, ये आरएस है, इसमें ये चीजें होती हैं, इतनी स्टेमिना चाहिए, इतना समय लगता है, ये सिलेबस होता है। हर चीज को परिभाषित करो बच्चे के सामने। ये सिद्धांत की सबसे पहली उपयोगिता है, ये लक्ष्य को परिभाषित करने पे बल देता है। यानी स्पष्ट होना चाहिए लक्ष्य, क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर मुझे ग्रेड सेकंड करनी है तो क्यों करनी है, ग्रेड फर्स्ट करना तो क्यों करना है, ईएमआरएस करना है तो क्यों करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है मनमर्जी से कि वो कर रहे हैं मैं भी कर लूं, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये कहता है कि विधियों का सही प्रयोग करो। जब भी आप सीख रहे हैं, लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो विधियों का प्रयोग, विधियां कौन सी, ये कहता है गेस्टाल्टवादी प्रयोग करो। कौन सी विधियों का प्रयोग करो, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी क्यों प्रयोग करो, क्योंकि गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले देखो, प्रत्यक्षीकरण करो कि मेरे लिए बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे नहीं है मन में आ रही है वो किताब उठा लिया, मन में आ रही है वो तरीके अपना लिए, सबसे बेस्ट विधियों का चुनाव करो। ये कहता है अंधगति का प्रयोग मत करो। अंधगति समझते हैं, अंधगति समझते हैं, अरे भेड़ चाल, ठीक है ना, बस वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूं, सर वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो अंधगति का इस्तेमाल मत कीजिए, याद रखना, ठीक है ना। अंधगति का वर्ड देख रहा था मैं, शायद किताब में अपने लिख रखा है, ब्लाइंड मूवमेंट। ब्लाइंड मूवमेंट, ठीक है ना, ब्लाइंड मूवमेंट मतलब
सर मेरे साथ वाली वो कह रही है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आएंगी, कर लूं क्या? आपको क्या लगता है? बेटा डीएसएसबी का पता है क्या तुम्हें क्या होती है? डीएसएसबी का सिलेबस क्या होता है पता है क्या? डीएसएसबी में तूने भारत भर के बच्चों से फाइट करना है, मतलब हर एक चीज को माइंड में रखो। डीएसएसबी के लिए बेटा सीटेट चाहिए, टीजीटी के लिए पता है क्या? पता है क्या तुम्हें? नहीं सर मुझे तो नहीं पता था। ऐसे थोड़ी होता है यार, अंधगति ब्लाइंड मूवमेंट मत करो। आपको पता होना चाहिए क्या सही और क्या गलत है। अंधगति का विरोध, गेस्टाल्ट आदि विधियों प्रयोग। और तीसरा ये कहता है व्यक्तिगत सीखने पे बल, व्यक्तिगत शिक्षा पे बल। व्यक्तिगत शिक्षा के बल की बात कर रहा है कि बच्चे की रुचि देखो, बच्चे की बुद्धि देखो, बच्चे की परिस्थितियां देखो, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रदान करो। तो व्यक्तिगत शिक्षा पे बल देता है सिद्धांत कि बच्चे की रुचि, आयु और अनुभव के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग शिक्षा दो। और ये चौथा कहता है कि सीखने में पुरस्कार महत्वपूर्ण है। क्या है? पुरस्कार जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी पुरस्कार जब मिल जाता है तो सीखना जल्दी व्यक्त हो जाता है, और पुरस्कार नहीं मिलता तो सीखना व्यक्त नहीं होता है। तो ये एडवर्ड टॉलमैन का सिद्धांत था। लक्ष्य को परिभाषित करने में बल, सही विधियों के प्रयोग में बल, व्यक्तिगत शिक्षा, बच्चे की रुचि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ, और पुरस्कार के ऊपर बल। ये एडवर्ड टॉलमैन, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। कंप्लीट एक एक चीज करवा दी है मैंने। इसके अलावा प्रश्न ना अभी तक आया है ना मेरे अकॉर्डिंग आएगा। अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और इसको अप्लाई भी करना अपने जीवन में, याद रखना बहुत व्यवहारिक सिद्धांत है। तो ऐप के ऊपर एक बार क्लास कर दें। ऐप वाले बच्चों के साथ कल डिस्कशन कर लूंगा, और बाकी चीजों पे अब जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो